अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टॉपिक में हमने हेडर फाइल्स पढ़ी थी। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास यह है कि सेकंड चैप्टर जो है प्रोग्रामिंग इन सी, उसमें जो इंट्रोडक्शन वाली कुछ चीज़ें हैं ना कि प्रोग्राम लिखते हुए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें क्या क्या यूजेज हैं, वो सारे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर, कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो इसमें लिखते हैं। देखिए, अ फॉर्मल अकॉर्डिंग टू विच अ प्रोग्रामिंग इज रिटन इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। यानी कि आपने किस तरीके से, कौन सा फॉर्मल मेथड होता है जिसके जरिए आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, उस सारे मेथड को क्या कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें जो आपके नज़र आ रही होंगी यहाँ पे, यहाँ से ये स्टार्ट होता है यहाँ तक, ये इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है कि जब भी हमने कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना होगा, स्ट्रक्चर होगा वो सारा इसी के ऊपर बेस करेगा। ठीक हो गया। अब सबसे पहले है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक हो गया। प्री प्रोसेसर वो होते हैं, यानी कि ऐसे डायरेक्टिव्स, ऐसे फंक्शन, ऐसी चीजें जो पहले से प्रोसेस की गई हों, प्री प्रोसेसर। समझ आई? यानी कि ऑलरेडी प्रोग्राम लिखने से पहले वो फंक्शन या वो चीजें जो हमने पहले से ही डिफाइन ऑलरेडी कर रखी हो। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहाँ पे आती है हमारे पास? अभी लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, हेडर फाइल्स। हेडर फाइल जो हमारी यूज होती है ना, कोनियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच, उनको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि उनमें जो प्रोग्रामर्स होते हैं उन्होंने पहले से सारे फंक्शन को डिफाइन किया होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि प्रोग्राम्स के अंदर जितने भी फंक्शन यूज़ होते हैं, तो कंपाइलर उन फंक्शंस की डिटेल देखने के लिए या उन फंक्शंस का पर्पस देखने के लिए डायरेक्ट जाता है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स में, और वो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं जिसमें ऑलरेडी फंक्शन एक्सप्लेन होते हैं। वहाँ से वो डिटेल लेके फिर आगे उसको एग्जीक्यूट करता है। तो हमेशा हमारे हर प्रोग्राम के स्टार्ट में प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स आते हैं। जैसे ये एग्जांपल आपके पास, ये देखें, सबसे पहले क्या यूज हुआ हुआ है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो इसको कहेंगे प्री प्रोसेसर। ठीक हो गया। जो वो फंक्शन है, वो हेडर फाइल्स है जिसके अंदर हमारे पास, इसको लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं, हेडर फाइल्स भी कहते हैं, प्री प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी नाम कहीं पे भी यूज होता है तो इसमें से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक हो गया। अब प्री प्रोसेसर या हेडर फाइल्स में इसका पर्पस क्या होता है वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ठीक हो गया। कि वो उसमें क्या यूज करते हैं, फंक्शंस होते हैं, ऑलरेडी पहले से एक्सप्लेन हुए हुए। उसके बाद सेकंड चीज, ग्लोबल डिक्लेरेशन। ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर ये आपको एल्गोरिथम में भी एक चीज मैंने बताई थी कि जब भी आपने कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है, उसमें जो भी वेरिएबल यूज होंगे, यूज होने से पहले उन वेरिएबल को डिक्लेयर करना मस्ट होता है। डिक्लेयर मतलब ये होता है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि इस प्रोग्राम के अंदर ये फंक्शन, सॉरी, वेरिएबल यूज होने हैं। अगर आपने डिक्लेयर ऊपर नहीं किए, डायरेक्ट फंक्शन में नीचे आके कहीं पे वो आपने पूरे प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी वेरिएबल ऐसा यूज किया है जिसको पहले से आपने, चाहे वो ग्लोबल हो या लोकल हो, आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया होगा, तो वहां पे आपका एरर आ जाएगा। इसलिए मस्ट होता है कि जो भी वेरिएबल आपने प्रोग्राम में यूज करना है वो सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे। ये देखें यहाँ पे जैसे हुआ है। अब अब ये प्रोग्राम हमारे पास ये है कि प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स हैं, उन दोनों को हमने ऐड करना है, उनका सम फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो स्टेप है ना, इसके अंदर इसकी डिक्लेरेशन हुई हुई है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि हमने ये वेरिएबल जो आगे यूज करने हैं, नंबर 1 नंबर 2, इन दोनों का रिजल्ट सम में यूज करना है। ये 3 से 4 ऐसे वेरिएबल हैं जो हमने प्रोग्राम में यूज करने हैं। तो यूज करने से पहले क्या किया हमने, यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया है। ये देखो, पहले बताया है, ये जो होते हैं ना इंट, ये इससे नेक्स्ट टॉपिक है, हमने पढ़ना है डाटा टाइप। उसमें आपको बताऊंगा कि ये इंटीजर, फ्लोट, ये यहाँ पे लिख
हैं इसका क्या पर्पज होता है। ठीक है, ये याद रखना कि यहाँ पे सबसे पहले जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, नाम फंक्शन, ये वेरिएबल नेम से पहले उसकी डाटा टाइप आती है। इंट जो लिखा हुआ है ये बताएगा कि इस वेरिएबल के अंदर, नंबर के अंदर, नंबर 2 के अंदर या सम के अंदर जो भी डाटा सेव होना है वो सारा इंटीजर टाइप का होगा। इंटीजर कौन कौन से होते हैं आपके पास? जीरो और पॉजिटिव सारे नंबर, नेगेटिव सारे नंबर उसमें आते हैं, डेसिमल पॉइंट नहीं आता। यानी कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल 0, -10, +20, -30, ये नंबर है ना, 25, ये सारे नंबर आएंगे। लेकिन जिस आगे ना 25.7 जहाँ पे पॉइंट आ जाता है वहाँ पे इंटीजर यूज नहीं होता, वहाँ पे फ्लोट यूज होता है। अगर आपके नंबर आपने ऐड करने हुए फर्ज करें 5.10, ठीक है, और 6.25, 2 पॉइंट वाले नंबर हैं, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे अभी फिलहाल जो हम कंसेप्ट समझ रहे हैं वो डिक्लेरेशन का समझ रहे हैं क्यों है। सबसे पहला ये इसका सिंटैक्स होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, कि इंटीजर डाटा टाइप, उसके बाद उसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर तो एक वेरिएबल है इस तरह लिखते हैं, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो हर के लिए इंटीजर लिखना जरूरी नहीं है, बस डाटा टाइप लिखें, सारे नंबर्स ऑफ वेरिएबल को कामा के साथ सेपरेट करके लिखते जाएं। और एंड पे जो होता है ना, इसकी स्टेटमेंट के बाद आता है सेमीकॉलन। सेमीकॉलन होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये हर स्टेटमेंट के एंड पे लगाना जरूरी होता है, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा इसमें भी। ठीक है, ये देखें, सेमीकॉलन सेमीकॉलन सेमीकॉलन, यानी कि जहाँ पे भी आपका वो होगा एंड हो रही होगी ना स्टेटमेंट, वहां पे सेमीकॉलन लगाते हैं। ठीक हो गया? तो इसका डिक्लेरेशन का सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, इंट नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और सम। ठीक हो गया? अब पर्पस क्या होता है? पहला चीज हमने ये देखी है कि करते कैसे हैं डिक्लेयर, तो वो आपको डिटेल पता चल के इंटीजर डाटा टाइप लिखने के बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जितने भी वेरिएबल थे वो सारे हमने लिख दिए। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है क्यों करते हैं डिक्लेयर? तो उसका पर्पज ये करने का होता है कि आप देखें यहाँ पे ये दोनों नंबर्स हमने नंबर 1 भी नंबर 2 भी आगे यूज करने हैं, वैल्यू लेके जो भी इनकी वैल्यू होगी उन दोनों को ऐड करवाएंगे, और ऐड करवाने के बाद इनका रिजल्ट वो तीसरे वेरिएबल सम में सेव होना है। ये देखें दोनों ऐड होके, ये जो इक्वल टू होता है ना कंप्यूटर में, लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग में, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये याद रखना ये चीजें कि एमसीक्यूज में पूछे जाती हैं कि इक्वल टू जो है इसका क्या नाम होता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू सम करने के बाद जो भी आएगी, ये जो ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये ए वैल्यू असाइन करेगा सम को। सम एक ऑलरेडी वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। लेट्स सपोज डिक्लेरेशन के प्रोसेस में हम सम यहाँ पे नहीं करते। ठीक हो गया? अब सम यहाँ पे हमने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हम इसको आके यूज कर रहे हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज इक्वल टू सम। यहाँ पे आके कंपाइलर एरर दे देगा अगर डिक्लेयर ना किया हुआ, कि यहाँ पे हम दोनों वैल्यू को ऐड तो सम में कर रहे हैं लेकिन सम है क्या इसका पता ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे वो एरर दे देगा, इसलिए उसको भी डिक्लेयर करना जरूरी है। तीसरी चीज इसमें कि जब हम यहाँ पे डिक्लेरेशन करते हैं, सेकंड इसका पर्पज ये है डिक्लेयर करने का, क्योंकि हमने इन नंबर्स के अंदर वैल्यू सेव करवानी है। जैसे नंबर 1 है ना, नंबर 1 कुछ भी हो सकता है, 5 है, 10 है, 8 है, 20 है, कुछ भी है। इसी तरह नंबर 2 है तो वो भी कोई नंबर है, इंटीजर है। तो जब इंटीजर के ऊपर प्रोसेस करवाना होता है, ये याद रखना कंप्यूटर्स के अंदर, उसके लिए मेमोरी में स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, तो जैसे वो नंबर आपने इनपुट लिया, मेमोरी में सेव करवाना है, सेव करवाने के बाद उसके ऊपर आगे जो भी प्रोसेस करना है वो करना है। तो जैसे ही हम डिक्लेयर करते हैं नंबर, तो जो ये नंबर डिक्लेयर किए ना, तो मेमोरी के अंदर इन नाम से, नंबर 1 के नाम से एक स्पेस आपको एलोकेट हो गई, नंबर 2 के नाम से एलोकेट हो गई, सम के नाम से। 3 लोकेशन आपको मिल जाती है मेमोरी के अंदर जैसे ही डिक्लेरेशन करते हैं। अब यहाँ पे आपने नंबर डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे आगे नंबर 2, जैसे हमने इनपुट लिए नंबर 1 की वैल्यू एंटर की, जब डिक्लेयर किया था जो नंबर 1 को एलोकेशन मिली हुई है ना उसमें मेमोरी में, वहां पे जाके ये सेव हो जाएगा। अगर डिक्लेरेशन ना हुई, जैसे ही आप इनपुट लेंगे उसको सेव होने के लिए जगह नहीं मिलेगी, यहाँ पे भी एरर दे देगा, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 जब लेंगे तो इसकी जो लोकेशन है नंबर 2 के नाम से जो मेमोरी में ऑलरेडी सेव है, उसको वो वहां पे जाके इस नंबर को सेव कर देगा। ठीक हो गया? जब दोनों का रिजल्ट आएगा,
दोनों को ऐड करने के बाद इसका जब रिजल्ट आएगा वो भी तो हमने सम वाले वेरिएबल में ऑलरेडी सेव करवाना है, और सम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है। इसका रिजल्ट जो होगा वो मेमोरी के अंदर सम में, सम के नाम से जो वो लोकेशन होगी वहां पे जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पर्पज होते हैं डिक्लेरेशन के। पहला क्या है कि हमने जो भी वेरिएबल यूज करने हैं वो वेरिएबल हमने बताने हैं कि हम ये वेरिएबल यूज करने हैं, अगर नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा। सेकंड इसका पर्पस ये है कि हमारे पास जब वेरिएबल को क्योंकि वैल्यू असाइन करनी होती है, उस वैल्यू के लिए हमें इसकी लोकेशन चाहिए होती है मेमोरी में, अगर अदरवाइज मेमोरी में आप डाटा सेव नहीं करवा सकते। तो इसलिए इसकी डिक्लेरेशन मस्ट है, चाहे वो 2 तरह की होती है, एक ग्लोबल होती है, एक लोकल होती है। अब वापस आते हैं इसके सिंटैक्स के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल डिक्लेरेशन, और दूसरा लिखा है लोकल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन होती है जिसमें हम मेन फंक्शन से पहले अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें। ठीक है, लेट्स सपोज अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल कोई नहीं है, लेकिन फर्ज करें यहाँ पे मैं एक इसको डिक्लेयर कर देता हूँ कि इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल है। ठीक है, उसका नाम कुछ भी आप रख लें, ए रख लें। ठीक है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए है, एक बी है, 2 वेरिएबल है हमारे पास इंटीजर टाइप के। ठीक हो गया, तो ये दोनों हमने कहाँ पे डिक्लेयर किए हैं? देखिए मेन फंक्शन से पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर टाइप के ए और बी। सॉरी, इसके एंड पे कॉमा नहीं आएगा, सेमी कॉलन आएगा। ठीक है, तो ये सेमी कॉलन। अब जब हमने मेन से पहले इसको डिक्लेयर किया, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से पहले जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं इसको ग्लोबल डिक्लेरेशन कहते हैं। और मेन फंक्शन के अंदर, ये मेन फंक्शन यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, ये मेन फंक्शन की स्टार्ट की ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किए इसको लोकल कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है, ये क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता होता है इस तरह का कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबल डिक्लेरेशन एंड लोकल डिक्लेरेशन। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि ग्लोबल डिक्लेरेशन जितनी होती है वो मेन फंक्शन से पहले होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद, और लोकल डिक्लेरेशन इन मेन फंक्शन के अंदर होती है। इसकी जो ये 2 ब्रैकेट्स है ना, मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है, इसी के अंदर होगी, इससे बाहर नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अंदर जो होंगी वो लोकल होंगी, इससे बाहर जो होंगी वो ग्लोबल होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन वो होता है यानी कि इस जितने भी हमारे काम है वो सारे मेन फंक्शन के अंदर ही होते हैं। तो आपका जो कंपाइलर होता है वो सारी एग्जीक्यूशन करता है मेन फंक्शन के अंदर। जैसे अब ये मेन फंक्शन आपका स्टार्ट हुआ, लेकिन नंबर दोनों हमने पहले इसको डिक्लेयर करवाया, नंबर एज ए इनपुट लिए, दोनों नंबर वैल्यू इनपुट करने के बाद, इनपुट लेने के बाद यहाँ पे उनको सम करवाया, सम का रिजल्ट जो है वो प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए डिस्प्ले करवा दिया। डिस्प्ले करवाने के बाद आपका मेन फंक्शन बंद हो गया। यानी कि जितना भी काम होता है आपके प्रोग्राम का, जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है वो विद इन मेन फंक्शन होती है। तो जो इसका काम होता है, क्या नाम है आपका, मेन फंक्शन का, वो समझ आ गया कि जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सारे मेन फंक्शन में लिखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब एक तो मेन फंक्शन है वो सिस्टम फंक्शन उसको कहते हैं। जो मेन फंक्शन है बेसिक उसको सिस्टम फंक्शन कहते हैं। उसमें एक फंक्शन है जैसे कि एवरेज फाइंड करने का या स्टूडेंट की ग्रेड फाइंड करने वाला एक फंक्शन बार बार यूज हो रहा है। अब वो कंपाइलर, क्योंकि अच्छे प्रोग्रामर यही होते हैं ना, आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि सबसे अच्छा हमारा मेथड वो होता है, प्रोग्राम वो होता है जिसमें कम से कम नंबर ऑफ स्टेटमेंट यूज हो। ठीक है, स्पीड उसकी तेज हो, जिसमें कम स्टेटमेंट होगी, सारी बात है प्रोग्राम में यूज होगा। तो 100 लाइन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसको ना मेन के बाहर हम इसको ना फंक्शन को प्रॉपर जो भी उसका पर्पज है ना, फर्ज करें वो एवरेज फाइंड करने वाला पूरा प्रोग्राम हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिख दिया, अब उस प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे भी यूज होना है ना, तो हम फंक्शन कॉलिंग के जरिए जस्ट इस फंक्शन का नाम लिखेंगे, और कंपाइलर डायरेक्ट उस फंक्शन में आएगा, उसका पर्पस देख के उसको एग्जीक्यूट कर देगा।
दोबारा जिस जगह यूज होना है जस्ट हम फंक्शन का नाम लिखें। आप देखें हर जगह वो 10 लाइन वाला फंक्शन लिखने के बजाय जस्ट हम क्या कर रहे हैं, जो बाहर फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी, उसको जस्ट कॉलिंग फंक्शन के जरिए, नाम के जरिए उसको यूज करवा रहे होते हैं। इसलिए ये दूसरे होते हैं यूजर फंक्शन जो हम मेन से बाहर बनाते हैं। तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसका प्री प्रोसेसर आता है, उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन, फिर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर लोकल डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट होती है। ये इसकी लोकल डिक्लेरेशन है, ये इंट मेन नंबर 1, और ये इसकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है सारी, ठीक है। अब यहाँ पे तो यूजर फंक्शन कोई नहीं है एग्जांपल के अंदर। वैसे अगर कोई यूजर फंक्शन आपने डिफाइन करना है तो वो सारा इससे बाहर होगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या देखा है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे आगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।